इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण यानी एक ऐसा मुद्दा जो कि काफ़ी विवादित है और अलग अलग पर्सन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस मैटर पे। और कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ 10 साल के लिए था, तो आखिर क्यों उसको हर बार 10-10 साल ये और बढ़ा दिया जाता है। हम उस पर भी बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट्स हैं इसमें। और दूसरी बात की, अगर मैं आपको लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये मेरिटोक्रेसी का अपमान है भारत के अंदर, कि जो जनरल के बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं उसके बावजूद वो बाहर रह जाते हैं मेरिट से, क्योंकि रिजर्वेशन का सिस्टम है। तो हम इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। तो हम बात करेंगे कालेकर कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सेंसस का डाटा देख लिए, जो जनगणना होती है हमारी 2011 में। तो 2011 के जनगणना में आप देख सकते हैं कि 121 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन रहती है, और जिसमें से 20 करोड़ एससीज होते हैं, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, और 10 करोड़ एसटीज रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति। और इसके अलावा 52% ओबीसी का डेटा हमारे पास है। उसके बाद होता क्या है, जब हमारा देश आज़ाद होता है तो शुरुआत से ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो पूरी जो कंट्री है वो एक फैमिली की तरह रहती है, वो उसको एज ए फैमिली ट्रीट करता है। तो वो हमेशा से सरकारें और संविधान इस चीज़ को देखती थी कि कहीं अगर कोई पीछे है या अब सबके साथ नहीं दौड़ पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए क्या हम वेलफेयर कर सकते हैं, क्या स्कीम्स ला सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1953 में काका साहब कालेकर कमेटी आती है। सबसे ये अगर कभी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि सबसे पहली कमेटी कौन थी जो ओबीसी के स्टेटस पे जो है अपने रिपोर्ट दी थी और बैकवर्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बनी थी, तो वो काका साहब कालेकर कमेटी है। काका साहब कालेकर समिति ये बहुत आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में या वन लाइनर एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आती है काका साहब कालेकर समिति। तो हालांकि सरकार ने इसको बोला था कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, उनका स्टेटस हमको चाहिए। लेकिन ये जो काका साहब कालेकर समिति रहती है वो बैकवर्डनेस के, कास्ट के बैकवर्डनेस के आधार पे अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, वो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को बेस नहीं बनाती है, वो कास्ट के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट देती है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो भी इम्प्लीमेंटेशन कहे थे लागू करने को, वो लागू नहीं किए जाते हैं क्योंकि इनका बेस ही नहीं सही रहता है। ठीक है, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 1975 में इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लागू करती हैं। उसके बाद 1977 में वो इमरजेंसी रिवोक होती है और पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, जनता दल की सरकार आती है। आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। तो जिसके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, तो जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है तो फिर उन्होंने एक आयोग बनाया, मंडल कमीशन। ठीक है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको हटा दूँ तो बताती चलती हूँ। अच्छा, जब ये हमारी काका साहब कालेकर समिति आती है तो उसकी रिपोर्ट को लागू तो नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जो है कास्ट के बेसिस पे जो है वो अपना करते हैं, जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हाँ, वेलफेयर स्कीम्स जरूर चलाई जाती हैं उस रिपोर्ट के बाद बैकवर्ड सेक्शंस के लिए। फिर उसके बाद आती है आपकी बीपी सिंह की, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है 1977 में, जनता दल की। ये जनता दल की सरकार पहली गैर कांग्रेस सरकार रहती है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जनता दल की सरकार आती है और मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इनकी जो ये पार्टी रहती है जनता दल, उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें लोक दल, जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी पार्टियां अलायंस करके जनता दल बनाती हैं। आप आज के टाइम में इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सारी अपोजिशन की पार्टियां एक होकर इंडिया बनाई हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा एक ग्रुप, और दूसरी तरफ बीजेपी। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बीजेपी और आज के टाइम की बीजेपी और इंडिया, ऐसे ही वो उस टाइम का कांग्रेस और ये जनता दल था आपका। ठीक है, तो एनीवेज जनता दल की गवर्नमेंट आती है और मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है हमारे देश में। और 1979 में मंडल कमीशन की स्थापना होती है 1979 में। और इसकी रिपोर्ट आने के बाद देश में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो जिसपे आज भी बहस जारी है। देखते चलिए, 1979 में मंडल कमीशन, मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग का गठन होता है 1979 में, जिसके अध्यक्ष आपके रहते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसको भी आपसे पूछा जा सकता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये इसके अध्यक्ष रहते हैं बिहार से। तो मंडल कमीशन की स्थापना होती है। और ये मंडल कमीशन को क्यों बनाया जाता है, मंडल आयोग को ये बनाया जाता है कि आप जो है
जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके स्टेटस को चेक किए और उनके ऊपर रिपोर्ट दिए कि सरकार को क्या क्या स्कीम्स इनके लिए लानी चाहिए और इनकी क्या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है। तो इनसे भी कहा जाता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे आपको इनका क्लासिफिकेशन करना है। हालांकि ये भी कास्ट के बेसिस पे ही करते हैं और ये ओबीसी का वर्गीकरण करते हैं कास्ट के बेसिस पे। और बात की इनसे डिमांड किया जाता है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, यानी सामाजिक और ये शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर इनको करना रहता है। ठीक है, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे देती है सरकार को। लेकिन होता क्या है, 1980 में जनता दल की सरकार जो है गिर जाती है और फिर से कांग्रेस की मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है फुल मेजोरिटी के साथ। ठीक है, तो फिर वो चीज़ें वहीं पे होल्ड हो जाती हैं। उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक ये कांग्रेस की सरकार चलती है फुल मेजोरिटी के साथ। 1989 में आप लोगों ने शायद आप लोगों को याद हो या पढ़ा हो बोफोर्स स्कैंडल, ये जिसमें राजीव गांधी बहुत बढ़िया तरीके से फंसे रहते हैं। तो 1989 में राजीव गांधी बोफोर्स स्कैंडल में मामला सामने आता है और फंसते हैं, इनकी सरकार गिरती है, काफ़ी बुरी तरह से इनकी स्थिति होती है। उसके बाद फिर से आती है आपकी ये एक दूसरा फ्रंट बनता है, दूसरा अलायंस बनता है गवर्नमेंट में। 1989 में बोफोर्स स्कैम होता है, आप ऐसे समझिए। फिलहाल मंडल कमीशन 1980 में अपनी रिपोर्ट दे चुका है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस की मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गई है और ये मंडल कमीशन जनता दल ने बनाया था। ठीक है, तो फिर आते हैं हम 1989 पे, जब बोफोर्स स्कैंडल होता है, स्कैंडल का पता चलता है और 1989 में बोफोर्स स्कैंडल के आने की वजह से कांग्रेस की जो पार्टी रहती है वो हार जाती है, उनकी सरकार गिर जाती है। बोफोर्स स्कैंडल ये विमान का कुछ करके रहता है, उसमें घोटाला ऐसे ऐसे आप समझिए, जिसमें राजीव गांधी जी फंसते हैं। ठीक है, उसके बाद से आती है नेशनल फ्रंट की जो है सरकार आती है और जिसमें कई सारी पार्टीज रहती हैं। नेशनल फ्रंट में जनता दल रहती है आपकी, जनता दल मेजर। तो जब फिर से नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आती है 1980, इसके अलावा इसमें सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आपने सुना होगा सीपीआईएम मार्क्सिस्ट, ये रहती है नेशनल फ्रंट के अंदर। और इसके अलावा आपके बीजेपी भी रहती है। ठीक है, तो ये सारी पार्टियां रहती हैं आपकी नेशनल फ्रंट में। फिर इनकी सरकार आती है। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वीपी सिंह, तो वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। मंडल आयोग की क्या सिफारिशें थी कि जो ओबीसी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको 27% का रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया जाना चाहिए। ठीक है, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट रहती है उसके अनुसार मंडल कमीशन क्या सिफारिश करती है, यहीं से शुरुआत होती है 27% ओबीसी आरक्षण की सरकारी नौकरियों में। इसके पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट रहती है कि 27% ओबीसी आरक्षण चाहिए सरकारी नौकरियों में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ ओबीसी। ठीक है, 27% आरक्षण की बात करती है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को जो है वीपी सिंह की, इसकी सिफारिशों को वीपी सिंह, जो इनकी विश्वनाथ प्रसाद सिंह की जो गवर्नमेंट रहती है वो लागू कर देती है मंडल आयोग की सिफारिशों को। और उसके बाद देश का सबसे भयंकर, सबसे वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट सामने आता है। मतलब जो हमारे देश के छात्र रहते हैं वो बहुत बुरी तरह से आंदोलित हो जाते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ उस टाइम की, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या सिचुएशंस रही होंगी। उसके बाद हम डाटा पे बात करेंगे। तो सुना आप लोगों ने लास्ट में क्या बोल रहा था कि कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। दिस वॉज द सिचुएशन, बहुत टेंस सिचुएशन थी। और जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे करके 23 यूनिवर्सिटीज़ के छात्र आंदोलित होकर सड़कों पर उतर आए थे। और ये विरोध प्रदर्शन, लाठी चार्ज, ये सारी चीज़ें 1 महीने तक चलती रहीं। फिर 1 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा देश दहल उठता है। आपको मैं बताती चलूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, नेमली, जिनका नाम था राजीव गोस्वामी। तो राजीव गोस्वामी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं, वो इस मंडल कमीशन के लागू होने के विरोध में इन्होंने आत्मदाह कर लिया, इन्होंने खुद को आग लगा ली, जिंदा जल गए ये। ठीक है, और ये बहुत बड़ा जो है मिस हैपनिंग था। इसके बाद तो फिर ये एक सिंबल बन गया, पूरे देश में 150-200 लोगों ने आत्मदाह किया इस चीज़ के विरोध प्रदर्शन में। और जिनमें से मैं आपको थोड़ा सा डाटा लिखती चलूँ, इनका नाम भी लिख देती हूँ। इनका नाम था राजीव गोस्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो कि इन्होंने खुद को आग लगा ली थी। समझ लिया आप, ये जिंदा जले थे ये, ठीक है। और इनके बाद पूरे देश में 150-200 लोगों ने आत्मदाह किया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। सोचिए कितने दुख की बात है। और उसमें से 63 लोग डेथ कर गया था, 63 बच्चे। आप एक बार सोच के देखिएगा कि ये कितना इमोशनली और मेंटली फ्रस्ट्रेट और टेंस रहे होंगे कि इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, खुद को जिंदा जलाना। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, हमारी जो सरकार थी, वीपी सिंह समर्थित सरकार थी, उसने इस फैसले को वापस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सेक्शन तो था जनरल का जो ये इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स कम्युनिटी थी उसको तो इसका फायदा मिल रहा था। आप समझ सकते हैं पॉलिटिक्स है, तो उन्होंने इस चीज़ को वापस नहीं लिया। और इस चीज़ में कौन कौन पार्टी थी जिन्होंने इनका साथ दिया, ये भी आपको जानना जरूरी है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद आपकी मायावती, ये सारे लोग इनके समर्थन में रहते हैं इस चीज़ के, ओबीसी रिजर्वेशन के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोजिशन में कोई नहीं रहता है। हमारे जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, लाल कृष्ण आडवाणी, इंद्र कुमार गुजराल, ये थे। और उसके अलावा अजीत सिंह, ये 3 लोग इसके विरोध में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हल्का सा अगर आप कनेक्ट कर पाएँ तो मैं आपको बताती चलूँ, ये वो दौर रहता है जब हमारा जो है मंदिर की राजनीति अपने पीक पे रहती है, ठीक है। रथ यात्रा अपने पीक पे रहता है, ठीक है। रामविलास पासवान ने भी इसका समर्थन किया था ओबीसी रिजर्वेशन का, ठीक है। तो 1989-90 वो दौर रहता है जब मंदिर मूवमेंट अपने पीक पे रहता है, अयोध्या राम मंदिर, और ये रथ यात्रा चलती है, निकलती है, मतलब ये सारी चीज़ें अपने एकदम चरम पे रहती हैं, ठीक है, रथ यात्रा का और ये सारा जो माहौल रहता है। और उसी बीच बीजेपी सरकार जो है वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस लेती है, ठीक है, क्योंकि ये इस मामले पे इनसे सहमत नहीं थे। और जब ये समर्थन वापस लेते हैं उसके बाद इनकी सरकार गिर जाती है, जो ये नेशनल फ्रंट की सरकार रहती है, वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति, तो ये वही दौर है, ये उसी की बात हो रही है। ये मंडल यानी मंडल कमीशन, मंडल वर्सेस कमंडल, ये काफी रेलेवेंट है अपने इंडियन पॉलिटिक्स में, आज भी इस पे चर्चा होती है, मंडल वर्सेस कमंडल। तो मंडल कमीशन हो गया आपका, और कमंडल वही जो बीजेपी की रथ यात्रा निकलती है उस टाइम जो माहौल रहता है, मंदिर का जो मूवमेंट रहता है, उसी की बात होती है। तो मंडल वर्सेस कमंडल राजनीति यहीं से शुरू होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो समर्थन ये वापस ले लेते हैं और सरकार इनकी गिर जाती है। तो हालांकि सरकार तो गिर गई, लेकिन रिपोर्ट तो ऑलरेडी लागू हो चुकी है, इट वॉज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, तो वो एज इट इज रहती है। फिर इसको चैलेंज किया जाता है इंदिरा साहनी के द्वारा, जो कि एक लॉयर रहती हैं और वो फीमेल रहती हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ को चैलेंज किया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने नाम सुना होगा बीजू पटनायक का, जो कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो काफ़ी इसके विरोध में थे। उनका इतना विरोध था कि इस चीज़ के को लेके ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि हम उड़ीसा के अंदर इस चीज़ को लागू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट आता है 1992 में, 1992 में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को वैलिड तो बताया, वैध माना, लेकिन उसकी कैपिंग रख दी 50% कि सारा रिजर्वेशन लेके आप ओबीसी SC ST को वो 50% की लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50% की कैपिंग रख दी। और इसके अलावा जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट था कि जो ओबीसी में भी जो बढ़िया सेक्शन है, जो हर तरह से बेटर है, उनको नहीं आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो ये सारे तो काफ़ी जो है बारीकी हैं, जिसको अच्छे से तो नहीं, आज भी नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन रहता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जो इतना सारा रिजर्वेशन आप सोचते होंगे इसके क्या लाभ मिले, तो वो तो डाटा से समझ में आता है कि नौकरियों में कितना जो है इनका परसेंटेज है, क्या है, कैसे है, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए 2004 में अगर हम देखें तो ग्रुप ए की जितनी नौकरियां थी उसमें ओबीसी का कितना परसेंटेज था, 2004, 2011, 2012, 2004, 2011, 2012, 2004 में ये परसेंटेज रहता है ओबीसी का ग्रुप ए की नौकरियों में, मतलब ये सबसे टॉप क्लास की नौकरियां हैं, ठीक है। ग्रुप ए में इनका परसेंटेज है 3.9 2004 में, 2011 में 6.9, और आप देख सकते हैं 2012 में ये 2017 में ये 17% तक पहुंच गया है, ठीक है। 2004, 2011 और 2017 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाटा कि कैसे ये सक्सेसिव ग्रोथ हो रही है और रिपीटेडली ये ग्रोथ हो रहा है, और अब 17% ग्रुप ए की नौकरियों में ओबीसी का वर्चस्व है। उसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट के अंदर की बात करें, पॉलिटिक्स में, तो 1/3 ऑफ द सीट्स, 1/3 ऑफ द मिनिस्टर्स जो है ओबीसी है, ठीक है। 1/3 मिनिस्टर जो हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट है, 1/3 मिनिस्टर, 1/3 मिनिस्टर आपके ओबीसी हैं, ठीक है। और उसके अलावा टोटल जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोकसभा में 21% है ओबीसी के, लोकसभा में इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अकेले 21% है ओबीसी का, ठीक है। तो ये सारे डाटा से आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें चली, कैसे हुआ,
सब कुछ, और कैसे इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा सरकारी नौकरियों से लेके और आपके पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए ये सारी सिचुएशन तो एक तरफ है, ठीक, आप इसका अगर डाटा नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अब बात करते हैं कि ये सारी सिचुएशन तो हैं, लेकिन अब आप जो देश का एजुकेटेड यूथ है, जनरल का जो एजुकेटेड यूथ है, दे आर लिविंग द कंट्री, वो देश से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का सम्मान नहीं है। अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो भी उनको चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है, नौकरियों से वो बाहर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेटिंग है। आप जो है मेरिट का आप नहीं वैल्यू कर रहे हैं और आप रिजर्वेशन से पीछे को खींच के आगे ले आ रहे हैं जिनका बौद्धिक स्तर या जिनकी मेरिटोक्रेसी उतनी नहीं है। इस चीज़ से तो आप लोग इत्तेफाक रखते हैं ना। तो आप ये बताइए कि भारत जैसे देश में जहाँ पे इतना यूथ पोटेंशियल है, आपको पता होगा हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बढ़िया है, हमारे जो यूथ हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में है इस टाइम में, तो उनका पोटेंशियल तो हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं वो तो चले जा रहे हैं ना, क्योंकि आपके वहाँ मेरिटोक्रेसी का सम्मान नहीं है। तो क्या ये गलत नहीं है? आप इस पर जरूर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आखिर चीज़ें हैं तो हर तरफ से आपको सोचना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो आज का जो हमारा एजुकेटेड जनरल का यूथ है वो देश छोड़ के जा रहा है, वो अमेरिका, कनाडा और ऐसे देशों में जाके वो एक सिटीजनशिप ले रहे हैं, बसना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं, उनके टैलेंट की कद्र नहीं, आप कह सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो है ना। अगर आप बात करें तो ये बात तो सिर्फ 10 साल की हुई थी, लेकिन चीज़ें चली आ रही हैं और आज भी जनरल के बच्चे इस चीज़ से परेशान होकर देश छोड़ रहे हैं। तो आपके बेस्ट माइंड्स तो आप कहीं और जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश का भी तो पोटेंशियल लॉस हुआ। जो माइंड्स आपके देश में रह के और उसको डेवलपमेंट कराते हैं वो कहीं और जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरक्षण है। इस चीज़ पे सोचिएगा जरूर कि क्या मेरिटोक्रेसी का अपमान होना ठीक बात है अगर आप आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, क्या अब वो समय आ गया जब हमको आरक्षण या तो आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए और या तो आप फेयर कंपटीशन रखिए सबके लिए। आप इस चीज़ में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।